हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज मैं इस लेक्चर में बर्म तथा बर्म पहिए के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ये इस प्रकार की एक मशीन है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं और इसके जितने भी फार्मूले हैं उसको मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा लास्ट में, ठीक है। पहले फार्मूला प्रूफ करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? चित्र में क्या देख रहे हैं? ये जो चित्र है इसमें एक पेच लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यह एक साधारण मशीन है, ठीक है ना। और इस मशीन में एक साधारण पेच लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बर्म कहते हैं। बर्म एक दांतेदार पहिया से जुड़ा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? बर्म पहिया कहते हैं। बर्म के दूसरे सिरे पर एक हत्थे लगा रहता है जहाँ से हम क्या करते हैं? प्रयास पी लगाते हैं, ठीक है। इसकी बर्म की जो यहाँ से प्रयास से और इसकी सेंटर की जो दूरी है वो कैपिटल आर है। यहाँ से हम पी प्रयास लगाएंगे, ये हत्था है आपका, ठीक है। और ये जो है बर्म पहिया से जुड़े एक ड्रम होता है, ठीक है ना। ड्रम पर एक रस्सी लपेटते हैं, उसका एक सिरा हम ड्रम पर लपेटते हैं और दूसरे सिरे पर हम डब्लू भार लटकाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से हम उठाते हैं। तो ये आप पूरा इसका डिटेल समझ लिए, ठीक है। तो अब हम इसके फार्मूले को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको फार्मूले इसके बहुत आसान है और फार्मूले आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो इसके सारे फार्मूले प्रूफ करने से पहले हमें कुछ इसमें मानना होगा, ठीक है। तो हम मानेंगे कि बर्म की, ठीक है ना, मानेंगे कि हम बर्म के पहियों पर दांतों की संख्या टी मानेंगे, ठीक है। और इसकी रेडियस आर मानेंगे बर्म की, कैपिटल आर प्रयास से। और ये जो है ये ड्रम का रेडियस हम क्या मानेंगे? स्मॉल आर मानेंगे, ठीक है। हत्थे की लंबाई जो है कैपिटल आर है, वही तो यहाँ से सेंटर से, और ये आर, ठीक है। और लगाया गया प्रयास हम यहाँ पर हमने पी माना, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे कि माना कि बर्म पहियों पर दांतों की संख्या, बर्म पहियों पर दांतों की संख्या इक्वल टू हमने टी मान लिया, ठीक है। ड्रम की त्रिज्या हमने क्या मान लिया? आर मान लिया। ड्रम की त्रिज्या इक्वल टू हमने स्मॉल आर माना, ठीक है। यहाँ पे ड्रम की त्रिज्या स्मॉल आर है। इसके बाद लटकाया गया भार हमने डब्लू माना। लटकाया गया भार क्या माना हमने? डब्लू माना, ठीक है। लटकाया गया भार है यहाँ पे डब्लू, तो डब्लू लिख लेते हैं। इसके बाद हत्थे की लंबाई हमने क्या माना? कैपिटल आर माना। यहाँ से हत्थे की लंबाई, तो हत्थे की लंबाई इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। आप देखिए, ठीक है, भागिएगा मत, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत मज़ेदार होने वाला है और बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आप कहीं जाइएगा मत, ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हत्थे की लंबाई कैपिटल आर और लगाया गया प्रयास हमने क्या माना? पी। लगाया गया प्रयास इक्वल टू पी, ठीक है। तो कहाँ जा रहे हैं आप? जाइए मत कहीं, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार है। रुकिए जल्दी, बहुत ही आसानी से सॉल्व करूँगा। 5 मिनट रुक जाइए आप। तो हम क्या लिखेंगे अब? इसके बाद क्या लिखेंगे कि जब हत्थे को एक चक्कर घुमाते हैं, अगर हत्थे को हमने एक चक्कर घुमाया, इसको घुमाओ भाई मशीन को, तो जब हत्थे को
एक चक्कर घुमाते हैं, एक चक्कर घुमाते हैं तो प्रयास कितना दूरी तय करेगा? एक चक्कर घुमाएंगे तो ये 2 पाई आर दूरी तय करेगा, क्योंकि इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस यहाँ से आर हो जाएगी। एक सर्कल टाइप का बनाएगा तो रेडियस जो होगा आर हो जाएगा, तो उसकी प्रयास द्वारा चली गई दूरी होगा, तो प्रयास पी द्वारा चली गई दूरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू कैपिटल आर, 2 पाई इंटू कैपिटल आर। ये परिधि के बराबर ही तो चलेगा। रुकिए थोड़ा सा रुक जाइए, इसके बाद जाइएगा। अब देखिए, हाथे के एक चक्कर में स्क्रू बर्म जो है, स्क्रू बर्म जो है यहाँ पे पेच वाला है जो, वो भी एक चक्कर घूमता है। जब एक चक्कर घूमेगा तो ये क्या होगा? ये एक चक्कर घूमेगा तो ये भी दो दांत की सहायता से ये भी घूमेगा, बर्म पहिया भी घूमेगा, और बर्म पहिया घूमेगा तो ये एक दूसरे से, बर्म पहिया और ड्रम जुड़े हुए हैं तो ये भी घूमेंगे। तो हम लिखेंगे ये हाथे के एक चक्कर में बर्म या स्क्रू भी एक चक्कर लगाता है, ठीक है। और क्योंकि एक चक्कर में बर्म की चूड़ी पहियों के एक ही दांतों को हटाएगी, बर्म की चूड़ी जो होगी पहिए के, एक चक्कर में बर्म की चूड़ी जो है पहिए के एक ही दांत को हटाएगी, ठीक है। इसलिए बर्म के एक चक्कर में पहिए का चक्कर जो होगा 1/t होगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाथे के एक चक्कर में, चूंकि हाथे के एक चक्कर में बर्म या स्क्रू भी एक चक्कर घूमता है, बर्म या स्क्रू भी एक चक्कर घूमता है, ठीक है। बर्म या स्क्रू भी एक चक्कर घूमता है, तो क्योंकि एक चक्कर में बर्म की चूड़ी पहियों के एक ही दांतों को, एक चक्कर में अगर बर्म की चूड़ी क्या होगी? पहिए के जो बर्म पहिया के एक ही दांतों को इधर से खिसकाएगी, ठीक है। तो इसलिए बर्म के एक चक्कर में पहिए का जो चक्कर होगा 1/2 होगा। चूँकि इतना हो गया ना, अब लिखेंगे चूँकि एक चक्कर में क्या होगा? एक चक्कर में बर्म की चूड़ी, एक चक्कर में ये बर्म की चूड़ी जो होगी, बर्म की चूड़ी पहिए के एक ही दांत को हटाएगी, पहिए के एक ही दांत को हटाएगी, ठीक है। इसलिए बर्म के एक चक्कर में पहिए का जो चक्कर होगा 1/2 होगा। तो इसलिए बर्म के एक चक्कर में पहिए का, बर्म के एक चक्कर में पहिए का जो चक्कर होगा, पहिए के चक्कर इज इक्वल टू 1/t होगा, क्योंकि ये जो पहिया है ना बर्म पहिया, उसका चक्कर 1/t होगा। यहाँ पर हमने लिखा क्यों होगा 1/2t, यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर ये एक चक्कर घुमाएगा तो ये जो चूड़ी है, स्क्रू जो है, वो एक ही दांत को इधर खिसकाएगा, इसलिए इसको 1/t हमने लिया, ठीक है। अब देखिए कि बर्म जो है, अगर बर्म पहिया घूमता है तो इसके साथ ड्रम भी घूमेगा। जब ड्रम घूमेगा तो 1/t चक्कर में ड्रम पर लपटी गई रस्सी का जो लंबाई होगी वो हम निकाल पाएंगे। तो 1/t और इंटू इसका रेडियस, इसका वो सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका परिधि जो होगी 2πr, तो 1/t इंटू
2πr हो जाएगा। तो वही हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बर्म पहिए के साथ, बर्म पहिए के साथ ड्रम भी घूमता है, ड्रम भी घूमता है। ठीक है, चूंकि बर्म पहिए के साथ ड्रम भी घूमता है, इसलिए 1/t चक्कर में, इसलिए 1/t चक्कर में, 1/t चक्कर में ड्रम पर लिपटी गई, ड्रम पर लपेटी गई रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई क्या हो जाएगा भैया, 1/t, तो 1/2 हो जाएगा, इंटू इसकी परिधि क्या हो जाएगा 2πr, तो 2πr लिख देते हैं, 2π इंटू स्मॉल r। इतना समझ में आया? जब इतना समझ में आएगा भगिएगा मत, रुकिए ज़रूर, और क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आ भी सकता है, 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन इसमें से, 5 नंबर याद रखिए। तो ये जो होगा, ये रस्सी की लंबाई जो होगी ये लपेटेगी, उतने ही तो W भार ऊपर उठेगा, समझ में आ रहा होगा। तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, कि भार W के उठने की दूरी भी लिख सकते हैं, W के उठने की दूरी भी लिख सकते हैं। जब हमें उठने की दूरी पता हो गया, भार के प्रयास विस्थापन पता हो गया, और प्रयास यानी कि P द्वारा चली गई दूरी, प्रयास का विस्थापन पता चल गया, तो हम यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते वेलोसिटी रेशियो। बेगानुपात का फार्मूला क्या होता है पता है? बेगानुपात का फार्मूला जो होता है P द्वारा चली गई दूरी अपान में W द्वारा चली गई दूरी, या P का विस्थापन अपान में W का विस्थापन, बेगानुपात यानी कि वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपान W। बहुत ही आसान है। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वेलोसिटी रेशियो निकाल देता हूँ। तो वेलोसिटी रेशियो यानी कि बेगानुपात जो होगा, P का विस्थापन यानी कि P द्वारा चली गई दूरी अपान में W का विस्थापन यानी कि W द्वारा चली गई दूरी। समझ में आ गया हो गया? समझ में आया? चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर पे पूछता है कि पूरा डिटेल इसके बारे में लिखिए, बर्म तथा बर्म पहिए के, लास्ट में क्वेश्चन पूछता है। तो वेलोसिटी रेशियो P का विस्थापन क्या है भैया, P का विस्थापन जो है 2πr है, 2π इंटू कैपिटल R अपान में ये, और रस्सी का विस्थापन क्या हो जाएगा 1/t इंटू 2πr, तो 1/t इंटू 2πr, ये स्मॉल r है, तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा और t ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी रेशियो आएगा, t ऊपर चला जाएगा तो t इंटू r अपान स्मॉल r, ये आपका वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला हो जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, TR चाहे हम RT लिख सकते हैं, याद करने के लिए आप आसानी से RT लिखो ना, R इंटू टी अपान R, वेलोसिटी रेशियो R इंटू टी अपान R। R क्या है, कैपिटल R जो है हत्थे की लंबाई है, और स्मॉल r क्या है, ये ड्रम का त्रिज्या है, और T जो है ये दांतों की संख्या है, वर्म पे दांतों की संख्या है। ठीक है, हमने लिखवाया था, क्या लिखा था, T बराबर वर्म पहियों पर दांतों की संख्या। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आप इसी तरह से अगर लिखते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर देने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है ना, कोई नहीं रोकेगा आपको 5 में 5 नंबर देने से। चलिए नोट कीजिए फटाफट। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट नोट कीजिए।
चलिए अब मैं इसे मिटाता हूँ और इसके बाद हम यांत्रिक लाभ फाइंड करेंगे और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन भी आते हैं 2 नंबर 3 नंबर में पूछ देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो मैं इसे मिटाता हूँ। फिगर एकदम ऐसे ही बनना चाहिए एग्जाम में। तो अपनी वेलोसिटी रेशियो जो आया था, वेलोसिटी रेशियो कैपिटल R इंटू टी अपान में स्मॉल r, इतना आया था। तो वेलोसिटी रेशियो जब इतना आया था तो यांत्रिक लाभ जो होगा इसमें वेगानुपात के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यांत्रिक लाभ यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज होगा आपका वेगानुपात का बराबर होगा, यानी कि वेलोसिटी रेशियो के बराबर होगा, इज इक्वल टू आर टी अपान में स्मॉल आर। ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। इसमें जो होगा ये जो है फार्मूला लगेगा एक चूड़ी वाले बर्म के लिए लगेगा, एक चूड़ी वाले बर्म के लिए, ठीक है। एक चूड़ी वाले ये बर्म के लिए फार्मूला लगेगा और इतना हो गया। और नोट में मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ कि कहाँ कैसे प्रयोग होगा, कौन सा फार्मूला। तो नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का, आप जानते होंगे। तो नोट में जो होगा, तो जब बर्म दो पहियों वाला, दो चूड़ियों वाला होगा, जब बर्म दो चूड़ी वाला होगा तो इसके एक चक्कर में बर्म पहिया जो होगी, बर्म पहिया जो होगी 2/t चक्कर लगाएगा, 2/t चक्कर लगाएगा। अतः जो वेगानुपात जो होगा RT अपान क्या होगा, RT अपान 2R हो जाएगा। आदर्श स्थिति में जब दक्षता ईटा इज इक्वल टू 1:100% अगर होती है, ठीक है, तब होगा। और सेकंड नंबर जो होगा आपका, सेकंड नंबर मैं नोट में करवाऊंगा कि इन चूड़ी वाले बर्म के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो पहले ये नोट मैं लिख दे रहा हूँ। जब बर्म दो चूड़ी वाला होगा, ठीक है, तो इसके एक चक्कर में, तो इसके एक चक्कर में बर्म पहिया जो होगी 2/t चक्कर लगाएगा, ठीक है, 2/t चक्कर लगाएगा। और जब 2/t चक्कर लगाएगा तो वेगानुपात जो होगा, इसलिए वेगानुपात यानी कि वेलोसिटी रेशियो जो होगा क्या हो जाएगा, RT अपान 2R, 2 × R। टी की जगह पर क्या लिखेंगे, 2/t लिख देंगे, ठीक है। पहिया चक्कर लगाएगा तो ये जो होगा T अपान 2, यहाँ पर लिख देंगे। टी की जगह पे क्या लिखेंगे, T अपान 2 यानी कि RT अपान 2R आपके हो जाएगा ये फार्मूला, ठीक है। अब इन चूड़ियों वाले हम बर्म के लिए हम फार्मूला मैं आपको लिखवाता हूँ। सेकंड नंबर, इन चूड़ियों वाले बर्म के लिए, जो इन चूड़ियों वाले बर्म के लिए होगा फार्मूला मैकेनिकल एडवांटेज
इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू आर टी अपान में एन आर। एन आर सिर्फ एन आर डाल देंगे, यहाँ पे एन चूड़ी होंगी तो एन आर हम डाल देंगे। ये एन चूड़ियों वाले बर्म के लिए है, ठीक है। ये जो फार्मूला है एन चूड़ियों वाले बर्म के लिए है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे अगर एन चूड़ियाँ होगी, जैसे 2 चूड़ियाँ होगी तो 2 एन की जगह पे 2 लिख देंगे, 5 चूड़ियाँ होगी तो एन की जगह पे 5 लिख देंगे, ठीक है। तो आप नोट कीजिए और इसी के पर बेस्ट मैं आपको अब क्वेश्चन कराऊंगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, पूछ देता है बर्म तथा पहिए के बारे में विशेष वर्णन कीजिए। और इसके बाद मैं आपको अनसॉल्व पेपर एक सॉल्व करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो वो भी जो वीडियो होगी मेरी जल्द ही अपलोड होगी आपके सामने, उसमें क्या क्या दे रखा है उसका पूरा डिटेल में सॉल्व करवा के कैसे लिखा जाता है एग्ज़ाम में, कैसे 50 में 50 मार्क्स पाया जाता है, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। चलिए जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, अब इसे मैं मिटाऊं। चलिए मैं इसे मिटाता हूं और इस पर बेस्ट क्वेश्चन करवाता हूं आपको। चलिए क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाइए। और क्वेश्चन आपके ये रहा बोर्ड पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 20 किलो न्यूटन भार उठाने के लिए बर्म तथा बर्म पहिया प्रयुक्त किया गया है। यदि बर्म पहियों पर दांतों की संख्या 20 हो, चित्र भी देख रहे होंगे कि वो कैसा दिखा रहा होगा कि कैसा वो लपेटा गया है और बर्म पहिया पर यूज किया गया है। तो दांतों की संख्या 20 हो तो अपेक्षित प्रयत्न बल ज्ञात कीजिए। ये देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन जो है UPBTE में आ चुका है, UPBTE में आ चुका है, डिप्लोमा में आ चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैपिटल R क्या दे रखा है, यानी कि हत्थे की लंबाई जो दे रखा है 200 mm। कैपिटल R क्या दे रखा है 200 mm दे रखा है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। कैपिटल R इक्वल टू 200 mm फिगर में दे रखा है। जो हत्थे की लंबाई हमने कैपिटल R माना था। इसके बाद स्मॉल r इक्वल टू 50 mm, ये ड्रम की त्रिज्या थी। तो वेगानुपात क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो जो होगा, हमने फार्मूला प्रयोग किया था, क्या किया था, RT अपान स्मॉल r, यही तो प्रयोग किया था। और T भी दे रखा है क्या, हाँ T भी दे रखा है 20, T बराबर 20, दांतों की संख्या जो दे रखा है 20। तो इक्वल टू R का वैल्यू क्या है 200 इंटू T का वैल्यू क्या है 20 अपान में स्मॉल r का वैल्यू है 50। 54 या 200 और 420, यानी कि वेलोसिटी रेशियो जो होगा आपका 4 इंटू 20 का हो जाएगा 80। वेलोसिटी रेशियो आपका आ गया 80, ठीक है। अब क्या दे रखा है, अब क्या पूछ रखा है, अपेक्षित प्रयत्न बल एफर्ट ज्ञात करना है, ठीक है। तो इफ इफिशियंसी यानी कि ईटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 100% हो तो क्या लिख सकते हैं, इफ ईटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 100, तो इफिशियंसी का फार्मूला हम क्या जानते हैं कि ईटा इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो। तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला हो जाता है, चूँकि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है W/P होता है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर W/P लिख देते हैं, तो W/P इंटू वेलोसिटी रेशियो, समझ में आया इतना। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे P जो होगा यहाँ पे W/ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं P। तो P क्या हो जाएगा
डब्लू अपन ईटा इंटू वी आर, और ये किलो न्यूटन है तो इसको लिख देते हैं न्यूटन में। 20 इंटू 1000 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, तो क्या हो जाएगा 20 पर 3 गो 0, यानी कि इतना न्यूटन हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो यहाँ पर लिखेंगे इतना डब्लू का भार इतना, यानी कि 2 पर कितने 0, 4 0, ठीक है। अपन ईटा का वैल्यू 1 इंटू वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू 80, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, और ये 8 2 जैसे 4 और ये 5, ये 250। तो जो आएगा आपका पी का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 250 न्यूटन आ जाएगा, यानी कि प्रयास जो हम लगाएंगे वो 250 न्यूटन हम लगाएंगे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। भागिएगा मत, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और अभी तक मेरे लेक्चर पिछले वाले जो इस मशीन चैप्टर का लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, ठीक है, उसका लिंक। वहाँ पर क्लिक करके आप सारे लेक्चर देख सकते हैं इस मशीन चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए, इसको मैं मिटाता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मिटाऊँ? नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एक और सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, और इसी पर मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर आएंगे तो इस पर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है? किसी एकल चौड़ी बर्म तथा बर्म पहिए का विवरण निम्न प्रकार दिया गया है। क्या दिया गया है? बर्म पहिए पर बने दांतों की संख्या 50 है, प्रयास के पहिए का व्यास 20 सेंटीमीटर है, भार के ड्रम का व्यास 10 सेंटीमीटर है, और दक्षता जो है 40% है। मशीन का वेगानुपात तथा 300 न्यूटन भार उठाने के लिए आवश्यक प्रयास ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है पहले हम उसे नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? टी बराबर दांतों की संख्या टी बराबर 50 दे रखा है, और आर बराबर यानी कि पहिए का व्यास 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आर बराबर d/2 हो जाएगा। d/2 इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10, क्या है सेंटीमीटर में है? सेंटीमीटर, ये भी सही। और स्मॉल आर जो होगा उसी तरह d/2 82 दे रखा है ना, तो 10/2 हो जाएगा इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या व्यास है तो त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, ठीक है। चलिए इतना, और ईटा जो दे रखा है, ईटा का जो वैल्यू दे रखा है कितना? 40% इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.40। इतना समझ में आया? चलिए, तो वेगानुपात जो वेलोसिटी रेशियो हम निकालेंगे, इसलिए वेगानुपात वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला क्या होता है? RT/R, कैपिटल RT अपन स्मॉल r। तो r का वैल्यू क्या है? 10 इंटू टी का वैल्यू है 50 अपन स्मॉल r का वैल्यू क्या है? 5। 5 2 10, और ये हो जाएगा 100। वेलोसिटी रेशियो निकल गया आपका। अब देखिए ईटा इक्वल टू होता है, चूँकि ईटा इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो, समझ में आ रहा होगा। तो ईटा का वैल्यू दे रखा है, और मैकेनिकल एडवांटेज को भी हम चेंज कर लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज को भी हम चेंज कर लेते हैं, चूँकि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है W/P होता है, ये भी समझ रहे होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ईटा इक्वल टू W/P अपन वेलोसिटी रेशियो, समझ में आ रहा होगा। तो ईटा आसानी से लिख देते हैं W/P इंटू वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो W का क्या वैल्यू दे रखा है? क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में? आवश्यक प्रयास ज्ञात करना है, ठीक है। आवश्यक प्रयास हमें ज्ञात करना है, और 300 न्यूटन W का वैल्यू जो दे रखा है, नीचे में देखेंगे W बराबर 300 न्यूटन दे रखा है, 300 न्यूटन, ठीक है। W बराबर क्या है? 300 न्यूटन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईटा का वैल्यू क्या है? 0.4, तो 0.4 लिख दीजिए। W का वैल्यू क्या है?
300, तो 300 लिख दीजिए, सिर्फ रखना है और कुछ नहीं करना है। और अपान में पी आ जाएगा और पी निकालना है। और वेलोसिटी रेशियो क्या है, वेलोसिटी रेशियो हमने निकाला 100। 2 0 से 2 0 गया, जो कट रहा है उसको कटा दो, जो बच रहा है बचा दो और मल्टीप्लाई एड जो भी हो कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। तो P जो होगा आपका डेट सिंप्लाई P जो होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, P इजकल टू 3/0.4 क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक है, इस तरह। तो ये जो होगा डेसिमल, अगर नीचे एक डेसिमल है ना तो ऊपर से इंटू 10 से मल्टीप्लाइड कर दो, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाइड कर दोगे तो डेसिमल ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो डेसिमल को मैं हटा दूँ, चलिए डेसिमल को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P इजकल टू 3 × 30/4, इसको अगर हम कटाएंगे तो ये जो आएगा 7.5 न्यूटन, यानी कि P का जो प्रयास लगाया जा रहा है 7.5 न्यूटन। तो देख रहे हैं इस मशीन का कमाल, अगर प्रयास से 7.5 न्यूटन लगाएंगे तो ये जो भार क्या होगा 300 न्यूटन उठा लेगा। इस मशीन का कमाल तो यही है। इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियर मशीन बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आपका बर्म तथा पहिया का जो लेक्चर हुआ समाप्त हुआ। और अगला जो आपका टॉपिक आएगा इसके बाद रैक तथा पिनियन के बारे में आपको बताऊंगा। और रैक तथा पिनियन के बाद एक आता है पेच उत्थापक या स्क्रू जैक। रैक तथा पिनियन के बाद पेच उत्थापक या स्क्रू जैक आएगा और इसके बाद वैशांतरी स्क्रू जैक आएगा। इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो 3 और टॉपिक बचे हुए हैं। तीनों टॉपिक को मैं बहुत जल्द वीडियो अपलोड करके डालने वाला हूं। और इसके बाद मैं आपको एक अनसॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा। और ठीक है, तो चलिए, कृपया अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, कृपया लाइक ज़रूर कीजिए और भागिए मत। सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आगे आने वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम दिखाई दे। कोई भी वीडियो छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो छोड़ी आपने तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो ये मत बोलिएगा कि हमने नेक्स्ट क्लासेस के थ्रू पढ़ा और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स नहीं पाया। अगर नेक्स्ट क्लासेस के थ्रू अगर सारी वीडियो देखते हैं तो एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।